फेसबुक लाइव पे। और मैं आज आपके सामने एक इंटरव्यू लेके आई हूँ, जो मिस्टर सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे लॉकडाउन के से रिलेटेड। और उम्मीद है इन सारे सवालों के जवाब आप भी खोज रहे होंगे, और हम लोगों ने वही जवाब पूछे हैं जो आमतौर पे दुनिया या लोग पूछना चाहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है कि हम लोगों को कैसे सरवाइव करना है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन काफी लंबा चल चुका है और अभी तक नहीं पता कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। तो इसमें क्या सलाह साइकोलॉजिस्ट की तरफ से हमें दी जाती है। ये इंटरव्यू आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगियों में, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कैसे एक साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर अपनी जिंदगी सरवाइव कर सकते हैं। मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर सुनील कुमार का, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई एमफिल तक कर रखी है, अभी ये पीएचडी कर रहे हैं। और मुझे काफी खुशी होती है इनसे बात करते हुए, जब मैं इनसे बात करती हूँ ड्यूरिंग अपनी फील्ड से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड। और आपको कैसा लग रहा है आशा किरण के साथ जुड़कर? आपको फेसबुक लाइव में आने शुक्रिया का था। मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हानिश्री जी, आपने इनविटेशन दिया और अपने इस पेज पे आने का मुझे मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ जुड़ के। और मेरे ख्याल से जो भी डिस्कस आप लेके आए हो, जो भी लेके आए हो, जो मेरे ख्याल से आज का दौर चला हुआ है उसके रिलेटेड बड़े ही दिलचस्प होंगे। और अगर हम अपनी ओर से 1-2%, 4%, 5%, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी अगर पब्लिक में थोड़ा सा हौसला दे पाते हैं, उनको थोड़ा सा इस सिचुएशन के साथ जुड़ के इसके साथ अडेप्ट करके आगे बढ़ने का हौसला दे पाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अदायगी होगी हमारी ओर से। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सुनील, कि आपको क्या लगता जी है कि ये लॉकडाउन हमारे साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे कुछ इफेक्ट डाल रहा है, या इसका कोई रिलेशन है हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी से इस लॉकडाउन का? बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट है। बिल्कुल इफेक्ट कर रहे हैं हमारे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको भी, और बायोलॉजिकल दोनों ही कहीं ना कहीं इफेक्टेड है इससे। अगर आप करोगे, अगर हम इसका विश्लेषण करें, इसका टोटली विश्लेषण करेंगे, तो जो हमारी आवाम है इस टाइम पे दो भागों में बंटी हुई है। पहला जो रहता है वो जो थोड़ा सा भी नहीं सोचती। एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है जो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा, बिल्कुल समझ ही नहीं रहा कोरोना वायरस है भी कि नहीं। लेकिन उनका जो ये कंफर्ट जोन है वो उनको बेपरवाही में, उनको लापरवाही में एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जिसका हमें हर किसी को डर है कि हम थर्ड स्टेज में एंटर ना कर जाएं, और बहुत ही खतरनाक साबित होगा, जो बायोलॉजिकली इफेक्ट करेगा इस कंफर्ट जोन की वजह से। और जो दूसरा ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा सोच रहा है, और जो दूसरा ग्रुप बहुत ज्यादा सोच रहा है उसका कहीं ना कहीं नुकसान ये है कि ज्यादा सोचने से उसका हल तो नहीं निकला। एक हद तक प्रिकॉशन जो भी बताए गए, एक प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। जो डेंजर है एक उसको समझना जरूरी है, उसको लेके अलर्ट होना जरूरी है, फियर मन में आना जरूरी है हमारे। लेकिन वो फियर जब इरेशनल फियर में तब्दील हो जाता है तो बड़ा खतरनाक है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है। कोरोना हो सकता है कि एक टाइम के बाद यहाँ से अभी चला जाए, लेकिन उसकी वजह से जो बहुत ही ज्यादा थिंकिंग अभी बहुत ही ज्यादा हार्ड थिंकिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के रूप में, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हमारे शरीर में देकर चला जाएगा, जो कोरोना जाने के बाद भी लॉन्ग टर्म तक हमें प्रभावित कर सकती है। तो इस बात को हमें समझना होगा। हाँ जी। मेरा दूसरा सवाल कुछ ऐसा है कि आपको क्या लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान किस टाइप की साइकोलॉजिकल इश्यूज लोगों के मनों में, दिलों में आजकल प्रभावित कर रहे हैं उन्हें? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज की अगर बात करें तो वो पहले भी रही है। आज से पहले भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे दिमाग में थे, लेकिन लॉकडाउन ने वो कहीं ना कहीं उसको कुरेदा है दोबारा से। और लोगों के पास टाइम है उसको, उसके बारे में सोचने का, और बहुत ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड हो रहा है। बहुत सारी ऐसी न्यूज आसपास से सुनने को मिल रही है कि दोबारा से बार बार वो क्लिक हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी आया है सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज या बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम अभी होने लग रही है। रिसर्च बता रही है कि थोड़ा बहुत पहले से
जो केसेज़ इस टाइम पे ज़्यादा मिलते हैं। वो स्वाभाविक है, जो कहीं न कहीं दबे हुए केसेज़ थे, इस टाइम पे बाहर निकल के आते हैं इस सेशन में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह संडे न्यूरोसिस वर्ड आपने सुना होगा, यानी कि 6 दिन इंसान बड़ा अच्छे मुस्तैद होके अपना काम करता है और 7वें दिन अगर उसका जो छठा 6 दिन में काम बचा हुआ है, उसको बोला जाता है कि या वो अपने आप से कमिटमेंट करता है कि मुझे वो काम करना है 7वें दिन संडे के दिन। लेकिन संडे के दिन वो अपना ज़्यादातर ज़्यादातर जो टाइम रहता है वो रिलैक्स करने में अपने आप को अपने दोस्तों के साथ घूमने में, ड्रिंक करने में या जो भी जहाँ पे भी बड़ा सेलेक्टिव और सेल्फिश अप्रोच होती है इंसान की, जहाँ पे उसको अच्छा लगता है वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उस टाइम पे जो उसको काम करना होता है वो उसको नहीं करता, जो 7वें दिन 6 दिन का बचा हुआ काम उसको करना होता है। उसका एक सा रीज़न है कि हम बेसिकली मुझे लगता है कि आलसी है ज़्यादा। हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा आलसी है या एक ह्यूमन नेचर लगा लीजिए बहुत ही ज़्यादा आलसी है। लेकिन उससे 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 उसका एक रीज़न भी है। उसमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न वो यह है कि हमारी जो सोसाइटी में एक जो पर्सनल मीनिंग होना चाहिए अपना अपनी लाइफ़ को लेके, वो पर्सनल मीनिंग अपना नहीं है। वो किसी और के द्वारा दिया गया है। जैसे ही पर्सनल मीनिंग नहीं है और जो मीनिंग दूसरे के द्वारा दिया गया हम हमारे द्वारा लिया गया 6 दिन हम काम करते हैं, 7वें दिन जैसे ही रिलैक्स होते हैं, तुम सारे काम छोड़ के अपना सारा का सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हैं। फिर उनके लिए दोबारा से उसी तरह एक प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यू की बात कर रहे हो, वहाँ पे दोबारा अटैच हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, हल्का-फुल्का स्ट्रेस वहाँ पे भी रहता है हमें। तो ये समझने की ज़रूरत है यहाँ वो एक संडे न्यूरोसिस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, हॉलिडे न्यूरोसिस हो गया एक प्रकार से। बहुत लंबे टाइम तक इंसान को इसी तरह हुआ कि वो अकेला है, ठीक है, 1 दिन वो मस्ती कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, लेकिन उसके पास अपना कोई काम नहीं है करने के लिए, क्योंकि पर्सनल मीनिंग नहीं है। वो मीनिंग थे जो बॉस के लिए काम कर रहा था, वो बीवी के लिए काम कर रहा था, अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा था या सोसाइटी को दिखाने के लिए काम कर रहा था, वो सारे के सारे क्लोज़ हो गए हैं, क्योंकि सब क्लोज़ हो गया। पर्सनल मीनिंग है तो मेरे ख्याल से वो क्लोज़ नहीं होता, वो इसके दौरान भी चलता रहता। तो इस वजह से जो इससे प्रॉब्लम आई है, वो कहीं न कहीं खतरनाक है, जिसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। एक मीनिंग के साथ जुड़ना ज़रूरी था, लेकिन हम नहीं जुड़े हुए क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी पुरानी है। प्रॉब्लम पुरानी है जो हमें आज जाके थोड़ा-थोड़ा एहसास दिला रहे हैं कि यार हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यू आ रहे हैं, लेकिन ये आज के नहीं है। आज इनको कुरेदा गया है, इस सिचुएशन के द्वारा ये दोबारा से क्लिक हुआ है हमारे साथ। और ऐसे तो नॉर्मल टेंशन या साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि टेंशन इज़ नॉट बैड, इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड वर्दी गोल। अगर हमारे पास हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं, कोई अपना अच्छा सेटल गोल है, जो हमें अचीव करना है लॉन्ग टर्म गोल, अगर है तो हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत उसको लेके टेंशन होना ज़रूरी है, तो हम उसको परसीव कर पाते हैं। मैं ये कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने लिए नहीं जीता, पर अगर उसको कोई और काम देता है, मतलब एक गोल ओरिएंटेड नहीं रहता। किसी भी इंडिविजुअल बिल्कुल। इंसान अपना गोल बना के नहीं रहता कि वो अपने लिए कुछ कर सके या उसको आज ये करना है। तो गोल ना होने की हुँ, वजह हुँ। से कि लोगों को आजकल परेशानियों का पर्सनल गोल ना होने की वजह से, गोल उनके पास होते हैं जो एक टाइम के बाद क्लोज़ हो गए, जैसे ही लॉकडाउन लगा वो बाहर के थे, वो उनसे रिलैक्सेशन वैसे ही चाहता था, ना कि उनको अपने हुँ, दिल से कर रहा। वो 6 दिन भी परेशान था जो इस नॉर्मल सिचुएशन इससे पहले चली हुई थी और जैसे आए वो परेशान फिर भी है। हाँ जी। वो थोड़े दिन के लिए रिलैक्सेशन वो चाहता था, 1-2 दिन उनको मिलता, छुट्टियों का एन्जॉय करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान हो जाता है अगर वो छोड़ देता है मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद अपना कुछ है नहीं करने के लिए। वो छोड़ता है तो किस लिए छोड़ता है? कुछ तो होना चाहिए करने हुँ, को, उसको अपने आप से जोड़े हुँ। रखे, अपनी दिनचर्या से जोड़े रखे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपको भी पता है कि आम तौर पे आजकल इंसान अपने इमोशंस के साथ बहुत मतलब सर्वाइव कर रहा है। उसके इमोशंस काफ़ी उसे डिस्टर्ब करते हैं। तो आप हुँ, एज़ अ हुँ। साइकोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिनके इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मानता हूँ कि इंसान का जन्म ज़िंदगी में 2 बार होता है। एक उसका बर्थडे बर्थडे होता है जिस दिन वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, दूसरा उसका जो अहम दिन होता है, जिसका हम उसको उसका सच में एक जन्म मान सकते हैं, वो होता है जिस दिन उसको पता चलता है कि मेरा जन्मदिन किस लिए हुआ है।
वाई जिस दिन उसको मिल जाता है कि हाँ, ये मेरे ज़िंदगी का पर्पज़ हो सकता है, ये मेरा एक विज़न है, ये मेरी ज़िंदगी का एक मेरे लिए एक मीनिंग का काम करेगा। तो जब वो उसको मिल जाता है तो मेरे ख़्याल से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा फर्स्ट बर्थडे या फर्स्ट जिसकी हम जन्मदिन की बात कर रहे हैं, वो तो सबका मिल जाता है। सेकंड मिलने में बहुत टाइम लग जाता है या सर्च करने की कोशिश हमारे द्वारा नहीं की जाती। और जब वो पर्पज़, वो विज़न हमारे पास नहीं होता, तो हम कहीं न कहीं एम्प्टी होते हैं अंदर से, एक खालीपन होता है। उस खालीपन को कुछ न कुछ तो वहाँ पे जाके फ़िल अप करेगा। वो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है एक प्रकार की, एग्रेशन हो सकता है, किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, मूड ऑफ हो सकता है, किसी न किसी रूप में वो फ़िल अप किया जाएगा। और जिस वजह से जो आप बता रहे हो कि हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो वो आएगी ही आएगी, उनको हम दूर नहीं कर सकते, जब तक हम उस बेसिक को नहीं समझेंगे कि वो आ क्यों रही है। साइकोलॉजिस्ट के बाद काउंसलर के पास हम जाएँगे, तो उससे थोड़ा-सा बेनिफिट हमें मिल सा है, कुछ टाइम के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन कहीं न कहीं हमें उस रूट को पकड़ना ज़रूरी है, अगर हम इसको समझ के इससे बिल्कुल बाहर और निज से पाना चाहते हैं। और यहीं पर खत्म नहीं होता ये। मान लीजिए बहुत सारी बीमारियों का जिसका हमने जिक्र किया, किसी न किसी फॉर्म में हमारे अंदर फिलअप हो जाती है उस क्षण में, वो वहीं खत्म नहीं होता, फिर हाइपर इंटेंशन जैसा या हाइपर रिफ्लेक्शन जैसे भी हमारी ओर से प्रयास जाते हैं। हाइपर इंटेंशन मतलब हम ट्राई टू हार्ड, इंसोमेनिया की हमें प्रॉब्लम है, हम कोशिश करते हैं सोने की, बहुत सा स्ट्रेटजी पता करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं कि कैसे इंसोमेनिया की या हमारी जो नींद की प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो वो एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं वहां से। हाइपर रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम ऐसी बातें सोचना शुरू कर देते हैं जो हमारे आसपास होती नहीं है, बहुत ही दूर की बातें, जिनका हाँ रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है। और आज कल के हालात में देखने को मिल रहा है, जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक इससे भी होता, हर एक ऐसी सिचुएशन से होता है इंसान की, जब जब वो लगे कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक फील ऑफ फ्यूटिलिटी, एक व्यर्थ की भावना उसके अंदर आ जाती है, जिससे निकल पाना उसके लिए बड़ा हो जाता है। जी हाँ जी। हाँ जी, सुनिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल आपको पता है कि मैं हर वेबसाइट वगैरह गवर्नमेंट की देख रही हूँ और एडवर्टीजमेंट भी आ रही है हम्म। कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ चुका है घरों में। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ा है या फिर इसके और भी कारण हो सकते हैं? देखिए डोमेस्टिक वॉयलेंस आज ही बड़ा रिसर्च कह रही है आज के अकॉर्डिंग तो कि हाँ शायद पहले से केसेस ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके रूट भी आज से ही रिलेट करते हैं कि आज ही ये समस्या आई है, ये समस्या भी पुरानी है। एक टाइम पे भी आप बहुत सारे अगर पहले का डेटा उठाकर देखोगे, तो आपको पता हम्म। चलेगा कि बहुत सारे डाइवोर्स केस उस टाइम पे भी है, जब नॉर्मलाइजेशन चली हुई थी। हम्म। और आज वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस में तब्दील हो गया है। कोर्ट केस हम्म। में मतलब उसके लिए नहीं जा रहे कि तलाक के लिए जा रहे हैं, डाइवोर्स के लिए वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन डेटा आ रहा है कि पहले से ज्यादा हुए हैं। और मुझे लगता है हम्म। कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी एक दूसरे को लेके, वो आज से शुरू नहीं है कि आज ही वो लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई है, वो पहले से ही है। और दूसरा कहीं ना जो पहले एक हवाला दिया जाता था कि टाइम की कमी, लैक ऑफ टाइम हमारे पास है, मान लीजिए हस्बैंड जॉब करता है बाहर है या वाइफ जॉब करती है बाहर है, तो एक दूसरे को या बच्चों को अच्छे से टाइम वो नहीं आते थे। तो एक हम्म। वो डिफेंस मैं मानता हूँ, जिस तरह अभी लॉकडाउन का डिफेंस दूसरा शुरू हो गया, वो भी एक डिफेंस था कि टाइम की वजह से। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, कि आपकी टाइमिंग क्या है बात करने की उनके साथ, वो फिर भी निकाल सकते हो। लैक ऑफ टाइमिंग नहीं है इसका सबसे बड़ा रीजन। लैक ऑफ टाइमिंग मैं मानता हूँ कि जितना भी हमारे पास होता है, उसके साथ हमें उस टाइम का उपयोग करते हुए, उसका भी हम नहीं करते, उसका उपयोग करते हुए हम इससे पहले या अभी भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ तक तो सीमित नहीं है। जब लॉकडाउन की समस्या शुरू हुई है, तो अभी तक हो गया, टाइम ज्यादा स्पेंड करने का मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ। और जब टाइम हम्म। स्पेंड करने का ज्यादा मौका मिल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी आ रही है उनके साथ कि होता है कि अफेयर हो एक दूसरे का कहीं ना कहीं बाहर, जो पहले नहीं हम्म। पता था। अब फोन एक दूसरे के चेक किए जाते हैं, तो बहुत हम्म। सारी मतलब ये जब बातें अभी से आ रही है, जब साथ में रहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो पहले टाइम की कमी का एक हवाला था, अब वो टाइम बहुत ज्यादा मिला हुआ है, सारी बातें उजागर हो रही है। और इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ, ये जो एक रिलेशन में विकार उत्पन्न हुआ है, डिस्टोर्शन हुआ है, वो इसका नहीं है।
वो पहले का है और उसका भी कोई रीज़न है कि हम उस टाइम पे जो टाइम हमें देना चाहिए था, हमने उस रिलेशन को लिया है। वो हमें एक्सेप्ट करना है कि उसका ये आज की जो कंडीशन बनी हुई है वो उसी का रीज़न है। और हमें उसको फिल अप करने की बजाय आज के टाइम में पैचअप करने की बजाय, समझने की बजाय उसको स्वीकार करते हुए कि उस रिलेशन को दोबारा से पटरी पे लेके आया जा सके, वो प्रयास हमारे द्वारा नहीं जाते। जिसका नुकसान हम देख रहे हैं कि ये जो बाहर के किस्से बता रहे हो, जब बाहर घर की बात बाहर आती है तो कहीं न कहीं वो उनमें से कोई एक भी नहीं, मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं समझ रहे होते हैं। बात जब तक जहाँ पर ये तो हस्बैंड और वाइफ की बात थी। अगर बात करें बच्चों की, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन को लेके, वहाँ पे भी कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चली हुई है। टाइम जैसे जो पहले की हमने बात की, टाइम कम दिया जाता था पेरेंट्स के द्वारा। जैसे कि आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आज दोनों के पास एक सही टाइम है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। न्यू जनरेशन जो एक बड़ी तेजी से एक लाव आया है, उसके साथ पेरेंट्स को भी जुड़ने का, क्योंकि आज उनके पास वो बैठ के वो पता लगा सकते हैं। उनको डायरेक्ट वो अभी तक का जो प्रोसेस चला हुआ था, डायरेक्ट उनको समझाया जा रहा था, के द्वारा बच्चों को समझाया जा रहा था। आज उनके पास टाइम है समझने का, समझने का टाइम है उनको और फिर समझाने का टाइम है। इतना टाइम मिला कि वो अपने बच्चों को आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ सके और फिर उनको समझा सके। और दूसरी ओर ये साइडेड प्रोसेस नहीं है। दूसरी ओर एक छोटे बच्चे की अगर बात करें तो बहुत अच्छा है, अगर जितना छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर अगर अडल्ट या एडोलसेंस की बात की जाए, उनके साथ भी एक पैचअप होना बहुत जरूरी है और वो उस साइड से भी होना जरूरी है। अगर एडोलसेंस एक बच्चा घर में है तो उसको भी चाहिए कि आज तक उसने जो टाइम निकाला है अपना, वो बाहर निकाला है, तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, जो भी वो उसके किया जा रहा है। इतना ज्यादा इंटरेक्शन घर में नहीं हो पाता था जितना आज हो रहा है। तो उसको भी जानना चाहिए कि पेरेंट्स ने भी के पास बैठना चाहिए। अब उनको भी रिलैक्स मिलेगा, जो एक कंपटीशन का माहौल चला हुआ था। और कोशिश करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से बात करके, उनसे जानकर, उनके उनको इन्वेस्टिगेट करके मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसे कौन सपने थे जो उन्होंने उनके सपनों को साकार करने के लिए दरकिनार किया है उनको, ताकि वो उनके सपनों के बारे में पता लगा सके, कौन सी चीज उनको लगती है, क्या उनके दिमाग में आज भी टीस है कि शायद मैं वो कर जाता या वो कर पाती, ताकि वो उनके लिए एक अलग से टारगेट हो जाए, उनके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा कि हाँ, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन होते हैं या इस टाइम पे मुझे क्या प्लानिंग करनी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको हेल्प मिलेगी। ये दोनों के लिए दोनों ओर से रेसिप्रोकल प्रोसेस रहेगी। और मेरे ख्याल से फिर डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की प्रॉब्लम की जिसे हम बात कर रहे हैं या केसेस की बात कर रहे हैं, फिर नहीं होंगे। ये सारा का सारा इसी की वजह से, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम्म। आपको वैसे तो मैं एक और पॉइंट इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी। जैसे कि अभी आपको पता है कि सारे के सारे, चाहे वो घर के कोई भी मेंबर्स हो, सब घर में ही है लॉकडाउन की वजह से। तो आपको क्या जी लगता है जी कि लोगों के पास अब के टाइम में बहुत प्रेशर है काम का, उसे खाना भी बनाना है, उसे खुद सफाई भी करनी है, हर चीज करना है। तो क्या ये जी भी जी रीजन हो सकता है कि घर में नोकझोंक या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो? जी जी देखिए, जब एक दूसरे को टाइम देने की बात आती है और एक दूसरे को समझने की बात आती है, ये भी समझना होगा कि जो जेंट्स के काम थे, मेल के काम थे, एक हस्बैंड का काम था एक फैमिली मेंबर के रूप में, और एक वाह काम था, वो दोनों अलग अलग है और दोनों की हम्म। रिस्पेक्ट उतनी ही बनती है। मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में जो मेल कैंडिडेट उसके काम की रिस्पेक्ट उसको ज्यादा दी जाती है। फीमेल के बहुत हम्म। सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जिनको रिस्क करना बहुत जरूरी है। इतने सारे हम्म। काम हो जाते हैं, मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरी मदर, इतने सारे काम हो जाते हैं, उनको उस चीज का उतना नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या। अगर ये बात एक हस्बैंड की ओर से समझी जाती है, वहां उस टाइम पे उसके बच्चे साथ में रह रहे हैं उनके ओर से समझी जाती है, तो ये तो एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। अगर वो उसको इस साथ में, तो उनके द्वारा जितना काम किया जा रहा है उसको तवज्जो दी जा रही है और साथ में उनकी हेल्प भी करवाई जा रही है। अगर उनको थोड़ा सा भी, मतलब उनका हाथ जल जाता है या उनके साथ कोई और प्रॉब्लम होती है काम करते हुए, उसको मतलब समझा ही नहीं जाता कि उनके उनके द्वारा ये काम किया गया था, उस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। अगर उसको भी एक इमोशनल एच होके समझा जाए एक हस्बैंड के द्वारा, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। सेक्सुअल रिलेशन से ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में एक टाइम के अकॉर्डिंग, कि वो इमोशनल अटैचमेंट बनी रहे एक दूसरे के साथ।
वो हर एक उसका दुख या हर एक उसका सुख जो भी है उसको अच्छे से फील कर पाए। अगर वो फील कर पा रहा है तो मेरे ख्याल से तभी रिलेशन में किसी भी प्रकार का, हमारे यहाँ पे दस्तूर अलग है, मैरिज से पहले तक ही आई लव यू बोला जाता है। उसका मतलब वहां तक सीमित नहीं होता, आज भी जाहिर कर सकते हैं, उनके पास आज भी टाइम है। हम्म, और वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए नहीं कि उनको खुश करने के लिए, उससे जो उनको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उनके काम को तवज्जो जा रही है, उनके रोल को तवज्जो दी जा रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट, वो भी मतलब जो पहले छोटे मोटे झगड़े कि वो बाहर से आए, क्यों आए, इतना लेट क्यों आए, फोन पे अगर लगे तो कहाँ लगे, इस तरह के इशू दिमाग में हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो प्यार से उनसे बात करे, हैंडल करे, तो मुझे नहीं लगा कि वो उनमें वो फिर भी बाहर जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा अगर वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम है उनकी सोल्यूशन उसको रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर अपने इमोशन को बाहर शेयर करने का कहीं सवाल नहीं उठता है। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको पता है कि आजकल न्यूज़ निकली है कि गवर्नमेंट ने अल्कोहल की दुकानें, शराब की दुकानें खोल दी है और उसकी वजह से लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, हाँ जी, न्यूज़ हाँ हम लोग रोज देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये साइकोलॉजिकल जी, जी। प्रॉब्लम और आगे बढ़ाएगा ह्यूमन नेचर में? जी, बिल्कुल। जो ये अल्कोहल का ओपन होना है इस टाइम पे, और जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल तो है मेरे ख्याल से उस सोसाइटी में, एक एडिक्शन है जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, उनकी पर्सनल चॉइस है, वो जैसे भी उनका होता है, लेकिन एक चीज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये हम्म, मेरे ख्याल से आसमान गिरा है, कोई छत नहीं गिरी और सब पे गिरा है। और इसमें सबकी ही जिम्मेदारी बनती है, किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाऊंगा, क्योंकि ये वो होने वाला नहीं है, वो हर एक की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम हर कोई मिलके जो प्रिकॉशन बताएगा, क्योंकि वही इलाज है इस टाइम पे, अगर वो हम करते हैं तभी इसका हम कहीं ना कहीं इससे बाहर निकल सकते हैं। इस टाइम पे एक हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए टाइम लगा, उसके लिए उससे पहले जितना बचाव किया जा सकता है वो हमारे लिए जरूरी है। तो तभी हो सकता है जब हर कोई इसके बारे में सोचेगा। शराब खरीद के लेके आ रहे हैं, लाइन में खड़े, वो दूसरी बात है, उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक बात था, गले ना लगना, हाथ ना मिलाना, वो जो एक प्रिकॉशन के रूप में उसको वो जो कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, वो ज्यादा गलत है। वो उनको अपने माइंड रखना चाहिए था कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हो रहा है तो उससे खतरा कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। और जिस बेताही और कंफर्ट जोन की मैं बात कर रहा था अपने स्टार्टिंग में, कि वो हमें बेपरवाह बना देता है हम्म, और भूल जाते हैं कि ये हमारा कुछ बिगाड़ भी है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो डेटा हमारे पास है फॉरेन कंट्रीज का, जो त्रासदी इसने मचाई है, उसको भी हमें सही रखना चाहिए, वो हमारे जहन में होना चाहिए। एक डिसीजन पावर मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें अपना डिसीजन खुद लेके चलना है कि हाँ, हमें दिन में ये काम करना है कि नहीं करना है। और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जब बड़ा इस तरह की हरकत करता है, एक समझदार इस तरह की हरकत करता है, क्योंकि बच्चे वहीं से सीखते हैं। बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं असर कहने से ज्यादा वो जो देख रहा है टीवी पे हर टाइम लाइन लगी हुई है, उसका ज्यादा असर आएगा। एक दिमाग में इमेज बनते है, कुछ नहीं, शायद सारे के सारे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं बाहर, तो एक मैसेज भी गलत जा रहा है वहां से, जो बहुत ही खतरनाक है। हम्म। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे, नेचर पे इफेक्ट डालता ही है। मैं आपसे एक और बिल्कुल। सवाल अगर पूछती हूँ। महा अगर 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 ये समस्या और बढ़ती है तो लोगों के हम्म, दिमाग में ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग भी हैं। जितने ज्यादा हम्म, केसेस मिलेंगे तो वो हम्म, डेथ रेट भी बढ़ेगा, और साथ में वो लोग सोचेंगे ज्यादा, जिससे परेशानियां और बढ़ेगी आने वाले टाइम में। लेकिन अगर इस पे रोकथाम होती है तो हम्म, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो एक जोड़ा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, वो अकेले बैठे हैं, हम्म, तो उसमें वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, जिसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज इसका ज्यादा इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा, लेकिन वो जोड़ा ज्यादा जा रहा है, और कोई काम ही नहीं है। मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि पर्सनल अपना कोई मेन नहीं है, कोई पैशन नहीं है जिसके लिए वो आज घर पे बैठ के काम कर रहे हो। पूरा दिन उनको न्यूज देखना है, पूरा दिन इसी तरह की बातें आसपास से सुनने को मिलती है, जिसका असर और ज्यादा होने की संभावना फिर रहेगी। हम्म। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में और कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और शेयर करने से ये होगा कि किसी को, जिसको ये सारी बातें मदद कर सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है, उसको इफेक्ट पहुंचाएगी। और आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए।
और मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे मिस्टर सुनील कि आप हमें कुछ हाँ जी। ऐसे सजेशन दीजिए कि हम अपने डेली डे को कैसे स्पेंड करें इस लॉकडाउन के पीरियड में। देखिए, मेरे हिसाब से पहली तो जो प्रिकॉशन है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम काम करें, काम करने से पहले ज़हन में होना चाहिए कि हमें उस काम करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्टिव कैसे रखना है, उसको भूलना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो, है ना? सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो अच्छा काम हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो उनकी मर्ज़ी है, उनका डिसीज़न है, जो कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से पूरी सोसाइटी खतरे में ना आए, तो जो प्रिकॉशन बताए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है सोशल मीडिया के द्वारा, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको ज़हन में रखना चाहिए। दूसरा ये हम्म। है कि होप नहीं छोड़ना, क्योंकि नाउम्मीदी कहीं न कहीं इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो जान ले लेती है। मैं विक्टर फ्रैंकल की जीवनी पढ़ रहा था, उनमें उन्होंने लिखा था कि उसके जो साथ वो इससे कहीं अगर कंपैरिज़न करेंगे, जो सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनको अ, सेल में डाल गया था, टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था और वहाँ पे वो 3 साल रहे थे। और वो उनके बिल्कुल पीक का टाइम है, जब उनकी नई-नई शादी हुई थी। उनका सारा का सारा फैमिली मेंबर को वहाँ पे रखा गया था। उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे उनके एक्सपायर हो गई थी। उनको मतलब उन्होंने अपनी आँखों के सामने देखा है। और वो बता रहा था कि उस टाइम पे जब मैं ये देख रहा था, तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया वहाँ पे, अपने ही सेल के एक इंसान का। वो उनको रात को उठ के बताता है कि सर, मुझे एक सपना आया कि हम मार्च, वो फरवरी में वो किस्सा सुनाता है कि हम मार्च के एंड तक यहाँ से रिहा हो जाएँगे। किसी ने मुझे पूछा कि मुझे आवाज़ आई ऐसे ही रात को सोए हुए कि मार्च तक हम यहाँ से रिहा हो जाएँगे। तो उन्होंने देखा कि विक्टर ने वो लास्ट तक जाते-जाते जैसे-जैसे मार्च नज़दीक आया और उसको लगा कि जो उसकी बनी थी शायद मार्च तक हम रिलीज़ हो जाएँगे यहाँ से, वो दोबारा से पानी में मिलती हुई वहाँ नज़र आई और वो मार्च का एंड आते-आते उसकी डेथ हो गई। यानी नाउम्मीदी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर नाउम्मीदी को हम अपने आस-पास नहीं आने देंगे, तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा है कि मीनिंग हमारी लाइफ़ में होना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग का भी यही है कि जब तक हमारी लाइफ़ में मीनिंग नहीं होगा, पर्सनल मीनिंग होगा, तब तक हम मैनेज नहीं कर पाएँगे। जो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं या दिनचर्या की हम बात कर रहे हैं, तब तक वो नहीं हो पाएगा। वो बहुत ही उसके चांसेस बहुत ही कम है। तो मीनिंग, पर्सनल मीनिंग अपना सर्च करना ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले टाइम में अपने पूरे टाइम को मैनेज करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लगा सकें। ग्रैटिट्यूड फ़ील करना बहुत ज़रूरी है, डेली रूटीन में। ग्रैटिट्यूड फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम सुनते हैं अभी कि मीडिया पे या हर जगह बोला जाता है कि योद्धाओं को हम थैंकफुलनेस हमारी फीलिंग होनी चाहिए, उनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी क्यों? हमें जो भी आज तक मिला है, चाहे कोई इवेंट मिला है, चाहे कोई सिचुएशन मिली है, चाहे मिला है, हमें किसी भी प्रकार के पीपल्स हमें अपनी ज़िंदगी में मिले हैं, कुछ ना कुछ तो हमें सिखा के गए हैं। हर किसी के प्रति हर टाइम थैंकफुल होना चाहिए और ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और ये ग्रैटिट्यूड का एक हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए। जो मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन या जब भी कोई गलत सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, हालाँकि वो गलत होती है, बहुत कुछ अच्छा देके जाती है, उसमें कहीं न कहीं हमें और ज़्यादा मजबूत करती है और ज़्यादा हेल्प करती है। और ग्रैटिट्यूड की अगर बात करें, तो आपने सुना होगा, नेपोलियन होते थे, नेपोलियन ने बताया कि लास्ट में अपनी ज़िंदगी के कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करने के बाद भी 6 दिन भी अच्छे से नहीं जी पाया। 6 दिन भी मैं खुशी के नहीं काट पाया। और दूसरी ओर हेलेन केलर, जो 70 प्लस अपनी ज़िंदगी जीकर गई, डबल हैंडीकैप थी, उन्होंने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी को जितने भी दिन जिए, मैं मज़े से जी हूँ, बड़ी सैटिस्फैक्शन के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी में मज़ा आया है, अपनी ज़िंदगी को मैंने जिया है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि मेरे पास कहीं न कहीं जो मेरे पास है, इनको मैं इन्हीं की इनायत करने के लिए मेरे पास टाइम था, मेरे पास क्या नहीं है उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। यानी कि मैं हर टाइम मैं अपने गॉड के लिए ग्रेटफुल थी। हालाँकि वो डबल हैंडीकैप थी, के बावजूद भी उन्होंने बताया कि मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है और मैंने अपनी ज़िंदगी को बखूबी एन्जॉय किया है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रेटफुलनेस का, एक ग्रैटिट्यूड का होना हमारी ज़िंदगी में, थैंकफुल होना हर एक
इवेंट के प्रति, सिचुएशन के प्रति और पीपल्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइंड पैशन, इस टाइम पे हम अपना पैशन सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मुझसे बच्चे थे तो ये बोलते हैं कि सर हम अपना पैशन कैसे हम उसको सर्च करें कि हमारे अंदर कौन-सा पैशन है। तो मुझे लगता है कि पैशन को सर्च करने के लिए थोड़ा-सा टाइम हमें चाहिए। एकदम से एक दिन में क्लिक नहीं हो जाता कि यही मेरा पैशन है। वो कभी-कभार ही ऐसा चांस होता है, अदरवाइज़ टाइम देने के बाद ही किसी का पता चलता है कि हमारा उस जो हमने अपना काम सेलेक्ट किया है कि उसमें हमारा कितना कंसिस्टेंसी इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट की कंसिस्टेंसी टाइम के अकॉर्डिंग बनी हुई है? तो हमारे पास आज टाइम है, उसको पूरा टाइम देने का, उसको सर्च करने का मेरा पैशन क्या है, ताकि आने वाली ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी उनको ना हो। और मैं बताना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का पार्ट हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। बी स्पिरिचुअल, अगर मैं ये वर्ड ऐड करूँ तो कोई गलत होगा। क्योंकि मैं जो देखता आया हूँ अभी तक, अगर टोटल एनालाइज़ किया जाए, जो भी लास्ट में लोग चले जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म का सहारा लेते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, और श्री रविशंकर के पास भी मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब सर्च कर रहे हैं कि अब इसके बाद और क्या? मतलब वो सैटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से। यानी कि पहले वो हुँ, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए फर्स्ट की अगर बात करूँ जद्दोजहद करते हैं। सेकंड, ज़िंदगी का जो पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे या जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करते हैं। उससे भी सैटिस्फाई नहीं होते, फिर तेज़ हो जाते हैं। स्पिरिचुअल पार्ट को अटैच होने के लिए उसके साथ अपने आप को वहाँ से सैटिस्फैक्शन ढूँढने की कोशिश करें। क्यों ना हम फर्स्ट स्टेज में इसको एंटर करवा दें। 20 पार्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेज में ही एंटर हो जाए, उसके बाद हमें जो करनी है उसमें एक अलग इंजॉयमेंट होगा। पैसे जो कमा रहे कि कमाना, उनकी वैल्यू क्या है हमारी जिंदगी में, क्योंकि लाइफ का मीनिंग वो समझ पाएंगे, तो वो उनकी जिंदगी को कहीं ना कहीं ज्यादा आसान कर देगा। और वो उसके लिए एक, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेटर टाइम नहीं हो सकता है हमारी सोसाइटी में लोगों के लिए कि वो अपने आप को एक स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाए। सच में जिंदगी का मतलब क्या है, क्योंकि आज तक वो रुक कर इसे अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे थे। सोच रहे थे कि हाँ ये करेंगे, लेकिन डेली का जो रूटीन रहता था उनका भाग दौड़ का, उसमें सराह कर भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस टाइम पे उनके पास बहुत बखूबी मौका है इस बारे में सोचने का, क्योंकि उन्होंने आज तक किया है, उन्होंने एनालाइज कर लिया होगा उससे हमें कितना अच्छा लगा, कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, ज्यादा हम लोगों ने फायदा उठाया है। तो जो भी उसका उन्होंने अभी तक किया, उनको उनके पास आंकड़े हैं, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए एक हेल्प करेगा, जो अभी तक का विश्लेषण कर लेंगे अपनी जिंदगी का, कि हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत ही स्पेशल टाइम है लोगों के पास। ये हम लोग बहुत लकी है कि हमें ये टाइम मिला है कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हमने अब तक की ज़िंदगी कैसे बिताई है, और हम अपनी ज़िंदगी जो आगे आने वाली है, जिसे हम फ्यूचर भी कहते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, एक ऐसा टाइम है जो लंच ब्रेक टाइप आप कह सकते हो, टाइम कह सकते हो, जिसमें हर इंसान अपने बारे में कुछ प्लान कर सकता है कि वो कल कैसे बिताए। चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि अब तक इंसान जो है, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में देखे तो उसने शायद से बहुत गलतियां की हो, ठीक है, अपनी जिसकी बिल्कुल, वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। बट अब एक न्यू रीस्टार्ट हो सकता है उस इंसान के लिए भी, कि वो अपनी आने वाली बिल्कुल। जिंदगी, जो आगे आने वाली है, एक बात उसको कैसे एक वो बेहतर बनाए। बिल्कुल जी, हाँ मैं जी, एक बोलिए। बात और ऐड करना चाहूँ हनी श्री जी। मेरे ख्याल से जो कॉमन लाइफ है वो जिंदगी की प्रभावित नहीं हुई है अभी तक सोसाइटी में, इस लॉकडाउन के हम्म। दौरान अब तक का। लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइफ चली हुई थी हमारी आज से पहले की, जो एक सॉफ्ट एग्जैक्टली। लाइफ चली हुई थी, उस पर असर है। अदरवाइज आज हम्म। भी पक्षी ये चहचहा रहे हैं, ज्यादा असर नहीं आया है। पेड़ पौधे पहले से कहीं अच्छे से आज अपना ग्रो कर, कोई ज्यादा असर नहीं आया है। फूल उसी तरह खिल रहे हैं, दो रोटी खाने के लिए सबको मिल रहा है, उसके ऊपर इन तरह हम्म। का ज्यादा असर आया है मैक्सिमम सोसाइटी की अगर बात करें। विद रिगार्ड हो हम्म। सकते हैं कि जिनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए हम्म। हम यहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं, या जो कर सकते हैं अपनी ओर से कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम की कॉमन लाइफ एज इट इज चली हुई है, पहले से कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर हुई है। हम्म। लेकिन आर्टिफिशियल लाइफ, जो बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में जाना, घूमना, पब में, बार में डांस के लिए ड्रिंक करना, पर कहीं ना कहीं पाबंदी यहाँ पे लगी है। आपने तो सही मेरे बोला। ख्याल से जी। क्योंकि मुझे भी लगता है कि
ऐसा हुआ है आजकल की, जैसे पहले लोग अपनी खुशी और चीजों में ढूंढते थे, मतलब कि जैसे आपने एग्जाम्पल्स दिए, उन चीजों में तलाश करने की कोशिश करते थे, उनके सेल्फ मोटिव, सेल्फ गोल्स थे ही नहीं, वो अपने लिए नहीं बिल्कुल, जीते थे। तो अब वो टाइम है कि जब हम अपने परिवार के साथ और अपने लोगों के बीच में रह के बारे में सोचने का हमें मौका मिला है, और ये मौका मिला कि हम अपने फ्यूचर में भी ये गलती फिर से जो हमने अब तक दोहराई है, जिसकी सजा ये कोरोना वायरस के तौर पे भी हमें मिल रही है, वो हम आगे ना बिल्कुल। दोहराए। जी, जी, बिल्कुल। और ठीक। हम्म। अगर कोई नाउम्मीदी है, मैं कहना चाहूँगा कि देख लीजिए, जब भी हम कोई हाईएस्ट जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक की आई है, वो ही कहीं न कहीं आज तक की जो प्रोग्रेस है उसमें सहायक सिद्ध हुई। प्रॉब्लम ना ह आई हुई होती तो मेरे ख्याल से प्रेस नहीं हुई होती इतनी। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट को भी आप पढ़ोगे, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है मतलब उसका क्या है, पॉजिटिव है। तो जब हम कोरोना की रिपोर्ट से नेगेटिव रिपोर्ट आई है, रिजल्ट पॉजिटिव है, तो हम इस सिचुएशन से क्यों नहीं हम ये आ सकते हैं कि हाँ, नेगेटिव जो भी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमारे लिए जरूर लेके आएगा। और वो हमें हम्म। इस बात पे बिलीवना पड़ेगा, उसके लिए टाइम अपने आप को देना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, और वो उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान हम्म। रखना जरूरी है कि हम जो बाहर की इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटर हम्म। सिचुएशन इंसान की है कि हम्म। हमारी जितना भी हमारे हाथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो हम्म। हैबिट गलत बनी है आज तक की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है, हमने देखा कि आसपास का जो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल कितना बिगड़ता जा रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं कुदरत ने अपने आप को रिसेट किया है। तो इंसान हम्म। के पास मौका है दोबारा से अपने आप को, अपनी लाइफ को रिसेट करने का। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट रहेंगे एक आने वाले टाइम में, अगर हम प्रिकॉशन के साथ एक अपने को एक होप के साथ आगे लेके चलते हैं, तो इसका कोई ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमने लापरवाही की, मेरे ख्याल से वो ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि जो प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं, और या उसके बारे में जो मैं स्टार्टिंग में बताया, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं जो, क्योंकि एक को हम्म। बिहेवियर की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, जिसमें एक प्रो हम्म। अप्रोच भी हो और एक कॉन्फिडेंस भी हो कि इससे निकल जाएंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच कहीं ना कहीं, ये महामारी बढ़ती जा रही है, जो हम जो रूल बनाए गए उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के दौरान हमें दोबारा से अंदर लेके आने जरूरी है। और साथ में जो अप्रोच है कॉन्फिडेंस कि कुछ नहीं होगा। अभी तक की जितनी भी नेगेटिव या जितने भी लॉन्ग टर्म गोल किसी ने अचीव किए हैं, वो बताया जा रहा है कि उनका रास्ता रिंग से ही होके गुजरा है। बगैर हम्म। सफरिंग के सब तय नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे के लिए जाते हो तो उसके लिए तो आपको एक बार करना पड़ेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपने को हम्म। अडेप्ट भी करना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। हम्म। मतलब हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारा जो ये लॉकडाउन है, ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है हमारे साथ, जो हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी ज्यादा ला रही है। बट थोड़ी सी प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम इस चीज के हवाले ना हो जाएं, कोरोना वायरस के। बट ओवरऑल बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमें अपने के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था। तो और परिवार एक हुए हैं, कई बच्चे अलग रहते थे, माँ बाप अलग रहते थे, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते थे, बट सबको इस लॉकडाउन ने इकट्ठा कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है इस लॉकडाउन के दौरान। मैं बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सुनील। आपका कोई लास्ट स्टेटमेंट जाने से पहले? जी, बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी बुरी सिचुएशन आती है, कुछ ना कुछ नया देके जाती है, और हमें किसी भी सिचुएशन से अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव निकालने का है, तो मेरे ख्याल से कोई सिचुएशन हमें प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि सिचुएशन सबके लिए सेम होती है। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो प्रभावित हो, कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ रहती है कि हमें प्रभावित होना है कि नहीं होना, वो हम पे डिपेंड करता है। राइट। अगर हम सोचे कि अगर ये लंबा, अगर ऐसा कुछ अभी रिसेट का बटन कुदरत के द्वारा दबाया नहीं जाता, और ये सब बैलेंस जो हुआ है, बहुत सारा मतलब जो एनवायरमेंट साफ है, पानी साफ हो गया पूरी पृथ्वी का, हो सकता है कि जो मैं सिचुएशन देख रहा था कुछ दिनों पहले कि गांव में भी, हालांकि गांव का एनवायरमेंट बहुत अच्छा माना जाता है,
क्योंकि किसी प्रकार की फैक्ट्री और किसी प्रकार का प्रदूषण ज़्यादा नहीं होता। लेकिन गाँव में कुछ महीने ऐसे निकलने शुरू हो गए थे, जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, लोगों को एक प्रकार से मुँह ढक के रहना पड़ रहा था। अगर ये हम्म, सिचुएशन लंबे टाइम तक चलती, तो मेरे हम्म, ख्याल से अभी तो जो सिचुएशन है कि हम प्रिकॉशन करने का हमारे पास टाइम है, तो शायद टाइम भी नहीं मिलता किसी को। पता नहीं मतलब उस गंदी हवा के कारण हम कितने सारे एक साथ में मतलब कुछ नहीं कर पाते उस टाइम पे। तो हो सकता है कि हम्म, रिसेट हुआ है जो एक टाइम इस टाइम पे बड़ा अच्छे के लिए हुआ है, वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो हमें इसके दौरान अच्छा मिला है, हमारी नजर उन पे होनी चाहिए, उनके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुप्रीम पावर का जो इन्होंने इतना मतलब स्टेप लिया है मानव जाति के लिए, अपने आप को रिन्यू करने के लिए, बस यही कहना चाहूंगा। हम्म। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सुधीर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अम, मैं आपको बहुत थैंक यू करती हूँ आशा किरण की तरफ से कि आप हमारी मदद कर पाए और हमें कुछ ऐसी चीजें बताई जो हम लोगों के बहुत काम आएगी इस लॉकडाउन के प्रति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप ये मुहिम शुरू की, और बहुत ही अच्छा भी है कि इस चैनल के माध्यम से अगर 2-4% लोगों के साथ जुड़ के, या जो भी जहां तक भी ये वीडियो जाएगा, अगर हम कुछ भी हेल्प कर पाते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, या जो भी हमने अभी तक का सीखा है, अगर कुछ भी हम उसको शेयर कर पाते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो, तो मेरे ख्याल से ये कहते हैं कि सोसाइटी अगर हमें, सोसाइटी को हम अगर 5% भी जितना उन्होंने हमें दिया रिटर्न कर दे तो काफी है। तो मेरे ख्याल से अगर इतना कुछ हो पाता है हमारी ओर से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी। थैंक यू। आपने आपने सही किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा और आशा किरण के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आपके कोई प्रश्न है रिलेटेड टू लॉकडाउन तो आप कमेंट में या हम लोगों से पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियोस ऐसे इंटरव्यूज आपको बार बार आते रहेंगे आपके सामने, आप शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ रिव्यू देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस वीडियो को, इस पेज को आप और लोगों तक शेयर कीजिए कि जहां जिसको जरूरत है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की उस तक ये बातें पहुंचे और वो अपनी जिंदगी को बचा सके। क्योंकि कोई भी डिजीज, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी कहीं से भी शुरू होती है, वो है हमारा दिमाग। और हमारे दिमाग को संतुलित रखना आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा एक बार फिर से मुझे देखने के लिए, आशा किरण पेज को देखने के लिए, इसे लाइक करने के लिए और इसे शेयर करने के लिए। थैंक यू।